हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ओवरव्यू। इस चैप्टर में हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल से जानेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों पढ़ाई जाती है, इसके स्कोप क्या है और इनके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट इन्वॉल्व्स डिजाइन, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ मशीनरी विद द यूजेस ऑफ हीट एंड मैकेनिकल पावर. In simple speaking, mechanical engineering deal with anything that moves from the tiniest microparticle to the largest spacecraft and even the human body. It is one of the oldest and broadest engineering disciplines. तो स्टूडेंट, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या देखते हैं? जितने भी मशीनरी ऑपरेशंस हैं, प्रोडक्शन है, डिज़ाइन है और किस तरह से हीट एनर्जी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखने को मिलती हैं। और ये बहुत ही डाइवर्स ब्रांच है, बहुत ही डाइवर्स सब्जेक्ट है। इसके अंदर जो मेन इसके ब्रांचेज हैं उनमें ऑटोमोटिव्स में हम लोग ऑटोमोबाइल व्हीकल जितने भी होते हैं वो ऑटोमोटिव्स के अंदर आते हैं। एरोस्पेस में हम लोग एयरक्राफ्ट वगैरह जो होता है, बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी कन्वर्जन, जितने भी तरह के एनर्जी होते हैं उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना जो है वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही अंदर सिखाया जाता है। जैसे विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है या फिर हमारा हाइड्रोलिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। तो एक एनर्जी कन्वर्जन हो गया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में हमारा रोबोटिक्स वगैरह का भी पार्ट आता है। इन्वायरमेंट कंट्रोल, HVAC, हीट वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशंस वगैरह जो है ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलाउज लर्निंग अबाउट मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ें आती है, जितने भी तरह के मटेरियल्स है, मेटल, नॉन मेटल्स, नॉन फेरस, फेरस, सारे मटेरियल्स, सॉलिड एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग टू अंडरस्टैंड मैकेनिकल सिस्टम। तो इस तरह से जो है हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हिस्ट्री। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिस तरह से हमारा सिविल इंजीनियरिंग एक काफ़ी पुराना इंजीनियरिंग का ब्रांच है, कह सकते हैं सबसे पुराना। ठीक उसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी जो है काफ़ी पुराना ब्रांच है इंजीनियरिंग का। और इसके एप्लीकेशंस हमें एंशियंट वर्ल्ड में और मेडिएवल वर्ल्ड में भी देखने को मिलते हैं। जिस तरह से पिरामिड बनाया गया उसमें इंजीनियरिंग के मार्वलस को अचीव किया गया, ठीक उसी तरह से जो शिप बनाई गई उस ज़माने में, जो कि नाइल रिवर्स पे जो शिप्स चलती थी, जिस शिप की मदद से, बड़ी बड़ी जो जहाज़ें थी उनकी मदद से जो पत्थर होते थे जिससे पिरामिड बनाया गया, उन पत्थरों को उन शिप पे जो है लोड करके लेके आया जाता था और काफ़ी दूरी तय की जाती थी। तो हम लोग समझ सकते हैं कि बुयांसी लॉज वगैरह जो है वो उस ज़माने में जो भी इंजीनियर रहे होंगे उन्हें उसकी समझ थी, तभी उन्होंने शिप डिज़ाइन की। और किस तरह से बड़े बड़े हेवी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए। साथ ही साथ डिज़ाइनिंग की समझ उन्हें थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है एक डिज़ाइन जो होता है वो भी एक बहुत बड़ा ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर में आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पिरामिड की डिज़ाइनिंग हुए है वो कितने बेहतरीन ढंग से की गई है। ओके, तो the application of mechanical engineering can be seen in the archives of various ancient and medieval societies. In ancient Greece, work of Archimedes influenced mechanics. In the Western tradition, and Heroes of Alexandria created the first steam engine. ये उस स्टीम इंजन का डिज़ाइन है जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो कंटेनर है नीचे, हेमिस्फेरिकल बॉल, इसमें पानी भरा है, ये पाइप्स हैं दोनों साइड से जा रहे हैं और ये जो स्फेरिकल
बॉल जैसा है, इससे दोनों तरफ से एक एक नोजल निकले हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। और जब पानी गर्म हो रहा है, यहाँ हीट दी जा रही है, कोल को जला करके पानी गर्म हो रहा है और स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, और जब प्रेशर के साथ इस नोजल्स से निकल रहा है तो ये जो स्फेरिकल बॉल है ये घूमने लग रहा है, रोटेट हो रहा है ना। तो ये इयोली पाइल करके स्टीम इंजन जो था ये कब डिजाइन किया गया, ये 10 एडी से 7 एडी के बीच में ये डिजाइन किया गया हेरॉन्स के द्वारा। ओके, ड्यूरिंग द 17th century important breakthrough in the foundation of mechanical engineering occurred in England. Sir Isaac Newton formulated Newton's law of motion and developed calculus, the math basics of physics. तो ये हम लोग जैसे कि जानते हैं कि आज का जो फिजिक्स है या आज की जो इंजीनियरिंग है वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उससे कितना ज़्यादा डिपेंड करती है। उस पर जितने भी लॉज हैं सब कहीं ना कहीं जाके ये जो 3 लॉज ऑफ मोशंस दिए गए हैं न्यूटन के द्वारा उस पे ही कहीं ना कहीं रेफरेंस से जो है काम करते हैं। तो जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो इसके बाद इंजीनियरिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है हमें, और काफ़ी नए नए मशीन्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, during the early 19th century industrial revolution, machine tools were developed in England, Germany and Scotland. This allowed mechanical engineering to develop as a separate field within engineering. They brought with them manufacturing machines and the engine to power them. तो 19th century को माना जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समय, जो कि यूरोपियन कंट्री में देखने को मिलता है, और इसके बाद ही मशीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगता है इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद मास प्रोडक्शन होता है, वर्ल्ड वार देखने को मिलते हैं, ये सारे जो है एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं। दिस अलाउड मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू डेवलप एज ए सेपरेट फील्ड, जिसकी वजह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है एक सेपरेट फील्ड बन जाता है। पहले इस तरह का डिवीजन नहीं होता था। अभी अगर हाल फिलहाल में भी आप थोड़ा ही पीछे जाएंगे 25-30 साल पीछे, तो आप देख सकते हैं, अगर उस समय के इंजीनियरिंग के कोर्स को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक किसी भी फील्ड से आप हो, मैकेनिकल से हो या सिविल से हो, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे, जो कि सिविल में भी होता है और मैकेनिकल में भी होता है। आज इन सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया गया है अलग अलग। यहाँ तक कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना होता था। आज के टाइम में तो बीटेक हो गया है, पहले बीई होता था, उससे पहले बीएससी इन इंजीनियरिंग होता था। तो काफ़ी चेंजेस समय के साथ हुए हैं कोर्स में भी। इन द यूनाइटेड स्टेट द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ASME जिसे कहते हैं, ये रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वाज फाउंड इन 1880, बिकमिंग द थर्ड सच प्रोफेशनल इंजीनियरिंग सोसाइटी। द फंडामेंटल फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूजुअली इंक्लूड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड सॉलिड मैकेनिक्स। इसमें हम लोग देखते हैं सॉलिड मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग मटेरियल पे लोड पड़ता है जिससे उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस के भी अलग अलग टाइप होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। सेकंड वन इज मटेरियल इंजीनियरिंग एंड कंपोजिट्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उनमें हम लोग दूसरे एलिमेंट्स को मिला दें जिससे कि एलॉय बनता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है ना। तो हम लोग मटेरियल इंजीनियरिंग में यही पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि अगर हमें स्टेनलेस स्टील बनाना है तो स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील में हम लोग क्रोमियम मिलाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमें कुछ ऐसा मटेरियल तैयार करना है जिसकी हीट कंडक्टिविटी अच्छी ना हो, हीट रेसिस्टिव हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, टंगस्टन मिला देते हैं। तो यही या फिर अगर दूसरे, ये तो मेटल्स की बात हो गई। अगर हम लोग नॉन मेटल्स में जाएं तो नॉन मेटल्स में भी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए मटेरियल्स को, उसमें हम लोग दूसरे कंपोनेंट्स मिलाते हैं, है ना। तो यही हमें मटेरियल इंजीनियरिंग एंड कंपोजिट्स में पढ़ने को मिलता है।
थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, एनर्जी कन्वर्जन। थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे थर्मो का मतलब हीट से है, डायनेमिक्स मीन्स मोशन होता है। तो हीट जो है अलग अलग मीडियम में किस तरह से ट्रैवल करता है, किस तरह से हीट एनर्जी को हम लोग यूज करके वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब हम लोग जो है हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स और एनर्जी कन्वर्जन में पढ़ते हैं। ओके, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ओके, फिर HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो आपने फ्रीज के बारे में जानते होंगे आप लोग, रेफ्रिजरेटर जिसे कहते हैं, आप लोग एयर कंडीशनिंग के बारे में जानते होंगे। तो ये सब भी जो है हम लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखने को मिलता है। फ्यूल्स, कंबशन, इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, जितने भी आपके पास गाड़ियां हैं सब में आईसी इंजन लगा है, शॉर्ट में इसे आईसी इंजन कहते हैं, इसका फुल फॉर्म इंटरनल कंबशन इंजन है। तो हम लोग फ्यूल्स, कंबशन एंड इंटरनल कंबशन इंजन भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर में जो आता है। ये जितने भी डैम हो गए, ब्रिजेस हो गए, ये सब की जो डिजाइनिंग की जाती है, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की आपको बेहतर जानकारी नहीं होगी तो आप लोग जो है इस फ्लूइड्स के, जैसे कि जितने भी चीजें फ्लो करती हैं उन्हें फ्लूइड्स कहते हैं हम लोग, है ना। तो अब फ्लूइड मैकेनिक्स की आपको बेहतर जानकारी नहीं होगी तो आप एक समुद्र पे या एक रिवर के ऊपर आप ब्रिज नहीं बना सकते हैं। साथ ही साथ फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स दोनों की बात हो रही है। तो यहाँ फ्लूइड डायनेमिक्स मीन्स फ्लूइड जब मूव करता रहता है, फ्लूइड स्टैटिक्स मीन्स फ्लूइड जब रुका हुआ रहता है। जैसे कि आपके पानी की टैंकी है, पानी की टैंकी में फ्लूइड क्या है, रुका हुआ है, तो वो किस तरह से लोड लगा रहा है। और जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स की, तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी जो है किस तरह से ये फ्लूइड प्रेशर लगाते हैं, ये सब चीजें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ सकते हैं। फिर मैकेनिज्म एंड मशीन डिजाइन, मशीन डिजाइन में हम लोग ये एक बहुत बड़ा पार्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। मशीन डिजाइन हम लोग क्यों करते हैं, डिजाइन कितने टाइप के होते हैं, हमारा न्यू डिजाइन होता है, एडेप्टिव डिजाइन होता है, डेवलपमेंट डिजाइन होता है, और ये डिजाइनिंग क्यों की जाती है, मटेरियल सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है, एस्थेटिक डिजाइन क्या होता है, एर्गोनॉमिक डिजाइन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट जो है ये भी पढ़ाया जाता है आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। किस तरह से हम लोग कोई भी वर्कपीस अगर बनाने दी जाती है तो उसे हम लोग किस तरह से मास प्रोडक्शन कर सकते हैं प्रिसाइज बेसिस पे, मतलब उनमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट में देखने को मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग सिखाई जाती है, वेल्डिंग वगैरह इसमें सिखाया जाता है, वेल्डिंग, ड्रिलिंग, लेथ मशीन वगैरह सारी चीज़ें इसमें। और आज के टाइम में तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग भी सिखाई जाती है जिसमें रोबोटिक्स वगैरह भी सिखाया जाता है। वाइब्रेशन कंट्रोल थ्योरी एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, तो वाइब्रेशन, खास करके वाइब्रेशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपका। जितनी भी मशीन होती है वो कहीं ना कहीं वाइब्रेट करती है, जब वाइब्रेट करेगी वो तो वाइब्रेशन से उसके लाइफ जो है वो कम होती है, उसके कंपोनेंट्स डैमेज होते हैं, साथ ही साथ उस मशीन के साथ जो काम कर रहा है उसको भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई गाड़ी है, व्हीकल है, वो उसमें अगर वाइब्रेशन ज़्यादा है तो आप जो है उसके साथ कंफर्टेबल ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अच्छे हाइड्रोलिक सिस्टम्स लगाए जाते हैं, सीट्स वगैरह बहुत अच्छी कुशन वाली लगाई जाती है जिससे कि वाइब्रेशन एब्जॉर्ब होता है, जिसे डैम्पिंग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें सिखाई जाती है। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स एक्चुअली थोड़ा बहुत फ्लूइड मैकेनिक्स से ही है, लेकिन इसे एक अलग सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या पढ़ाया जाता है, हमें हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी मशीन्स हैं, न्यूमेटिक्स हम एयर को कहते हैं, ओके, हाइड्रोलिक्स के हम लोग जो है फ्लूइड को कहते हैं, ओके। तो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, न्यूमेटिक ब्रेक होता है, आजकल हाइड्रोलिक लिफ्ट, न्यूमेटिक लिफ्ट्स आते हैं, कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं। तो इसमें हम लोग अभी आपका जितने भी स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जैसे कि आपका एक्सकवेटर वगैरह होता है, उनके आर्म वगैरह जो होते हैं वो भी हाइड्रोलिक्स पे ही वर्क करते हैं। सस्पेंशन सिस्टम होता है हमारा, वो भी हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स पे वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। फिर मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, तो मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स में मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स,
और रोबोटिक्स की जहां तक बात आती है तो थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग भी होता है। तो ये सब चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आजकल बीटेक की पढ़ाई करवाई जाती है, जिसमें हम लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। कन्वेंशनल स्टडी कम की जाती है, जैसे कि जो पढ़ाई आपको इंडस्ट्री में काम आए। ओके, दूसरा फिर आपका जो ये लास्ट है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमें पढ़ने को मिलता है वो है कैड कैम। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, वहीं कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो डिजाइन है ये कंप्यूटर की मदद से होता है, कोडिंग की मदद से होता है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग भी जो होती है वो भी कंप्यूटर की मदद से होती है, जैसे कि सीएनसी मशीन, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। ओके, तो ये पढ़ाया जाता है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग टिपिकली डू द फॉलोइंग, है ना, क्या क्या चीजें हम लोग करते हैं इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद। हम लोग इनमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें करते हैं, तो एनालाइज प्रॉब्लम टू सी हाउ मैकेनिकल एंड थर्मल डिवाइस माइट हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम, डिजाइन और रीडिजाइन मैकेनिकल एंड थर्मल डिवाइस यूजिंग एनालिसिस एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट प्रोटोटाइप्स ऑफ डिवाइस दे डिजाइन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के जो भी चीज़ें बनाई जाती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो सबसे पहले क्या उसकी जो प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले उसके स्केचेस तैयार किए जाते हैं, उसके बाद उन्हें कैड सॉफ्टवेयर्स पे जो है उन स्केचेस को डाला जाता है, अलग अलग लोड वगैरह लगा के उसकी सिमुलेशन निकाली जाती है, उसके बाद उसके प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं, फिर प्रोटोटाइप के भी रिजल्ट को एनालाइज किया जाता है। देखिए, एनालाइज द टेस्ट रिजल्ट एंड चेंज द डिजाइन एज नीडेड। अगर प्रोटोटाइप जो बनाया गया है उसमें वो सूट नहीं कर रहा है वो डिजाइन, तो उसके जो रिजल्ट आएंगे उन्हें एनालाइज करके डिजाइन में चेंजेस भी किया जाता है। और जब प्रोटोटाइप का सक्सेसफुल टेस्टिंग हो जाती है तो फिर उसे हम लोग मास प्रोडक्शन पे लेके जाते हैं, ओवरसी द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर द डिवाइस। Mechanical engineering design and oversee the manufacturing of many products ranging from medical device to new batteries. They also design power production machines such as electric generator, internal combustion engine, and steam and gas turbine, as well as power using machines such as refrigeration and air conditioning system. Like other engineering, mechanical engineering use computer to create and analyze design, है ना। सिमुलेशन वर्क मैंने बोला है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, रन सिमुलेशंस एंड टेस्ट हाउ ए मशीन इज लाइकली टू वर्क। आज के टाइम में क्या है कि लैब टेस्टिंग से ज्यादा सिमुलेशन पे काम किया जाता है। सिमुलेशन में स्टूडेंट क्या होता है कि लैब टेस्टिंग में ज़्यादा टाइम भी लगता है और कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है, और ये सिमुलेशन पे जब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हमें टाइम भी कम लगता है और पैसे भी कम खर्च होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जानना चाहेंगे कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैट लैब हो गया, क्रेयो हो गया, ये सब जो है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा फर्स्ट चैप्टर का पहला पार्ट जो है खत्म होता है। पहले चैप्टर को मैंने बांट दिया है 6 पार्ट में। ओके, और पहले चैप्टर पे मैं 6 वीडियो बनाऊंगा जिससे कि हमारा पहला चैप्टर खत्म होगा। तो आज हमारा पहले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो देख करके बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक ओवरव्यू मिल गया होगा, और इसके आपको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को समझने में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू।